पटेल नगर में हिंदू परिवार के सामने एक मुस्लिम परिवार रहा करता था। नेहा अपने पति राकेश और सास मीना के साथ रहा करती थी। वह हीना अपने शोहर अरशद के साथ कुछ ही दिन पहले वहां पर शिफ्ट होती है। अरशद एक बिजनेसमैन था, तो वह हीना घर की देखभाल करती थी। अब इस कहानी में देखना ये है कि हिंदू मुस्लिम कितनी एकता के साथ रहते हैं। अरशद, यहाँ रहने तो हम आ गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ हमारी कोई दोस्त भी बन पाएगी? जब से हम यहाँ आए हैं, कोई हमसे बात ही नहीं करता है। अरे बेगम जान, अभी तो हमें आए हुए कुछ ही समय हुआ है। कुछ महीने रहिए, उसके बाद देखिएगा आपके अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वैसे बेगम जान, आपसे गुफ्तगू करने के चक्कर में हमें देर हो गई। अब एक काम कीजिए, जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। बिस्मिल्लाह करके काम पे जाना है हमें। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं आपको नाश्ता देना ही भूल गई। अभी रुकिए, हम आपके लिए अभी नाश्ता लेकर आते हैं। नाश्ता करके अरशद अपने काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद गली में एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है। उसकी आवाज सुनकर हीना सब्जी लेने के लिए बाहर आती है। भैया जी, सब्जी क्या भाव दी? बहन जी, 50 रुपए किलो है। क्या इतनी महंगी सब्जी? कुछ ज्यादा ही महंगी नहीं है भैया? कुछ कम कर लो। बहन जी, आपको लेनी है तो ले लो, मैं आपके लिए 5 रुपए कम कर दूंगा। हाँ भैया, कर ही दो। इस टाइम अब मार्केट कौन ही जाए। तभी वहाँ पर नेहा आकर कहती है, अरे भैया, आप तो नहीं सुधरोगे। जहाँ नया पड़ोसी देखा नहीं कि बस वहाँ शुरू हो जाते हो लूटपाट मचाने। चुपचाप से ना 30 रुपए किलो सब्जी लगा दो, वरना सोच लेना यहाँ पे जितने भी ग्राहक खड़े हैं ना, सबको बता दूंगी कि आप बहुत महंगी सब्जी देते हो। फिर देख लेना, सारे कस्टमर ना भड़क जाएंगे। और ये भी बता दूंगी कि आप लोगों के साथ ना भेदभाव करते हो, एक रेट की सब्जी नहीं बेचते। अरे अरे नेहा बहन, आप तो गुस्सा हो गयी। ये लो बहन जी, आपकी सब्जी, 30 रुपए हो गए आपके। सब्जी वाला हीना को सब्जी देकर वहाँ से चला जाता है। तभी नेहा हीना से कहती है, अरे कुछ नहीं, आप यहाँ पे नए नए पड़ोसी आए हो ना, इसलिए सब्जी वाला ना फायदा उठा रहा था। लेकिन हाँ, मैंने इसको मजा सिखा दिया है। और ये सब्जी बेचने वाला भी ना बहुत चालाक है, क्योंकि इसे पता है कि आप अभी अभी शिफ्ट हुए हो और कहाँ मार्केट में घूमते फिरोगे, तो इसलिए सब्जी वाला ना बहुत तेज बन रहा है। और वैसे भी आज के समय में ना एक इंसान ना दूसरे को लूटना ही चाहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप बहुत अच्छी हैं। अरे बस बस। अच्छा ये बताओ, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम हीना है। और आपका? मेरा नाम नेहा है। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी मदद चाहिए होगी ना, तो आप मुझे बता सकते हो। और वैसे भी आज के टाइम में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के ही तो काम आता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप कभी चाय पे हमारे घर आइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चल लेते हैं, आपके घर में चाय पी लेंगे। चलिए फिर, देरी किस बात की। नेहा बहुत ही खुश मिजाज और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसे लोगों के प्रति प्रेम से रहना बहुत पसंद था। वो लोगों को धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत के नाते उनके साथ रहा करती थी। सच पूछिए तो आपके साथ मुझे बहुत मजा आया। जब से हम यहाँ आए हैं, तब से हमारी यहाँ किसी से बात ही नहीं हुई है। आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा। तो आज से हम लोग दोस्त हुए, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो कल हम शॉपिंग पे साथ चलेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। नेहा अपने घर आ जाती है और उसकी सास उससे कहती है, बहू कहाँ गई थी? कितना समय लगा दिया तूने सामान लाने में? अरे वो माँ जी, हमारे यहाँ पे ना नए पड़ोसी आए ना, तो बस मैं उन्हीं के घर पे थी और उन्होंने चाय बना ली। और चाय पीते पीते हमने इतनी सारी बात की कि टाइम का पता ही नहीं चला माँ जी, और शाम हो गई। बहू, क्या जरूरत थी तुझे उसके घर जाकर चाय पीने की? तुझे पता नहीं है क्या हम में और उनके धर्म में कितना अंतर है? तो माँ जी, इसमें धर्म का क्या लेना देना है? और हाँ, वैसे भी इंसान का ना दिल देखा जाता है कि उसकी नीयत साफ है या नहीं, ना कि इंसान का धर्म देखा जाता है। और वैसे भी अब मैं और हीना बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो आप उसके बारे में ऐसा मत बोलो। चल ठीक है बहू, जैसे तुझे ठीक लगे। लेकिन देख, मुझसे कोई उम्मीद मत रखियो कि मैं कभी उसके घर जाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगी। ऐसे ही रात हो जाती है। अब अरशद घर आता है। दोनों खाना खाते हुए बातें करते हैं। तब हीना मुस्कुराते हुए उसे सारी बातें बताती है। अरे बेगम जान, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा था ना आपसे कि आपकी कोई ना कोई दोस्त तो बनी जाएगी। देखिए, बन गई ना। हाँ सच में, नेहा बहुत अच्छी है। हाँ भाई, अब तो दोस्ती अच्छी लगेगी। हम कहाँ अच्छे लगने वाले हैं अब।
आप ना सच में बहुत एक्सपर्ट हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने में। ऐसे ही दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। सुबह होती है और अरशद काम पर जाने के लिए निकल जाता है। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि एक इंसान घायल हालत में रोड पर पड़ा हुआ है। अरशद जैसे तैसे करके उसे अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल ले जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अरशद को देखकर कहता है, अरे शायद से आप वही हो ना जो भी कुछ दिन पहले हमारे ही यहाँ पर रहने आए थे। जी हाँ, हम वही है। अरशद नाम है हमारा। भाईजान, हम जब ऑफिस जा रहे थे ना तो हमने आपको घायल देखा तो हमसे रहा नहीं गया, हम आपको यहाँ ले आए। पहले तो हमने सोचा आपके घर वालों की तरह कर दे, फिर मैंने सोचा किसी को क्यों ही बताना, वरना सब परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी आप जाओगे घर, आपको देखेंगे तो सही रहेगा ना, इसीलिए मैंने सोचा डायरेक्ट आपको घर ही लेके चला जाऊं। डॉक्टर से हमने बात की है, वो थोड़ी देर में आपको डिस्चार्ज कर देंगे, उसके बाद हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। अरे भाई साहब, मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूं? अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं वहीं अधमरा पड़ा हुआ होता। अरे अरे भाईजान, कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाने वाला खुदा है और खुदा अपने नेक बंदों को कुछ होने नहीं देता, हम तो जरिया होते हैं बस। ऐसे ही अरशद राकेश को उसके घर ले आता है और राकेश के हाथ, पैर और माथे पर बंधी पट्टी देखकर उसकी पत्नी और माँ घबराते हुए रोने लगते हैं। ये सब क्या हुआ? आपको इतनी सारी चोट कैसे लग गई? क्या हुआ आपको? अरे रे, मेरे बच्चे को क्या हो गया? माँ, इतना कुछ नहीं हुआ है जितना आप दोनों घबरा रहे हो। बस एक मामूली सी खरोच ही तो आई है। वो तो इन भाई साहब का शुक्र है जो वक्त पर मुझे हॉस्पिटल ले गए, वरना मैं तो वहीं दर्द में तड़पता रहता। अच्छा भाईजान, इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। अरे अरे भाई साहब रुकिए ना, चाय तो पी के जाइए। अरे नहीं नहीं बहन, फिर कभी। अरे बहू, जब वो जा रहा है तो जाने देना, पहले तू अपने पति को देख, ये क्या हाल हो गया है मेरे बच्चे का। लेकिन तुझे तो पहले दूसरों की पड़ी हुई है। अरशद वहाँ से चला जाता है, लेकिन मीना उसका शुक्रिया तक नहीं करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ राकेश की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आता और एक दिन नेहा और हिना दोनों बातें कर रहे थे। और बता नेहा बहन, आपके पति कैसे हैं? हाँ, पहले से तो ठीक है, लेकिन ज्यादा कामकाज नहीं कर सकते, इसलिए घर के राशन के खर्चों में ना थोड़ी सी दिक्कत चल रही है और जैसे तैसे करके ना बस घर का गुजारा ही चल पा रहा है। अभी डॉक्टर ने ना उन्हें कम से कम 2 महीने के रेस्ट करने के लिए बताया है। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, उस पर भरोसा रखो। शाम के समय हिना नेहा के घर के लिए राशन ले जाती है। ये सब देखकर नेहा कहती है, ये सब क्या है हिना? और ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? अगर माँ जी को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। ये तो गलत बात है नेहा, तुम मुझे अपना दोस्त भी मानती हो और ये सामान लेने से इनकार भी करती हो। क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर सकता? कल को मुझे कोई जरूरत पड़े तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? अब रख लो ये सामान। लेकिन माँ जी को। अरे माँ जी को बताओगी तभी तो पता चलेगा ना। अरे आप बस ये सामान रख लो। नेहा हिना के कहने पर सारा सामान रख लेती है और ऐसे ही समय बीतता है। राकेश वापस से काम पर जाने लगता है। एक दिन नेहा के पास उसकी बहन का फोन आता है। वो बताती है कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर नेहा बहुत परेशान होती है और अपनी सास को सारी बातें बताते हुए रोने लगती है। माँ जी, मुझे आज ही ना अपने मायके जाना होगा। मेरी माँ ना मुझे बहुत याद कर रही है और मेरी बहन प्रिया ने फोन करके बताया था कि माँ की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे जाना होगा। अरे बहू, तू रो मत, तू आज ही राकेश के साथ अपने मायके के लिए निकल जा। लेकिन माँ जी, आप यहाँ पे अकेले कैसे रहोगी? आप भी हमारे गांव चलिए ना। अरे बहू, मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर। तू राकेश के साथ अपने मायके चली जा और मैं भी तब तक अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। वहीं नेहा अपनी सास की बात मानकर राकेश के साथ अपने मायके चली जाती है। वहीं मीना की ट्रेन लेट होने के कारण उसे घर वापस आना पड़ता है, जहां वो आकर देखती है कि उसके घर पर तो ताला लगा हुआ है और ये देखकर वो वहीं सर पर हाथ रखकर घर के बाहर बैठ जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? माँ जी, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आप यहाँ ऐसे बाहर क्यों बैठे हो? और नेहा कहाँ गई? इस बार मीना हिना के पूछने पर उसे सारी बात बताती है। तभी हिना कहती है, माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। देखिए, रात होने वाली है और ठंड का मौसम है, आपको ठंड लग जाएगी। नहीं नहीं, यही ठीक हूँ मैं। माँ जी, रात होने वाली है, आप कब तक यहाँ ऐसे ही बैठी रहोगी? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मीना हिना की बात सुनकर बहुत देर तक सोच में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूँ?
रात होने वाली है। यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है जो किसी के घर चली जाऊं मैं। एक सीता थी, उससे मैंने लड़ाई कर ली, और एक मेघा थी, उसने मुझसे लड़ाई कर ली। यहाँ तो अब ठंड लगनी शुरू हो रही है। ऐसा करती हूँ, इसके साथ इसके घर ही चली जाती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो चल लेती हूँ। मीना हिना के साथ उसके घर आती है। वहीं अर्शद को सारी बात बताती है। थोड़ी ही देर बाद सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। माँ जी, खाना तैयार है, आइए। आज मैंने स्पेशल आपके लिए वेज बिरयानी बनाई है, आपको बहुत पसंद आएगी। अरे नहीं नहीं, तुम सब खाओ, मुझे भूख नहीं है। अर्शद मीना की भावनाओं को समझते हुए बाहर से खाने का ऑर्डर दे देता है। अरे सर, आपका ऑर्डर। शुक्रिया भाईजान। ये लीजिए अम्मी, हमारा मतलब है माँ जी, ये आपके लिए हमने बाहर से खाना मंगवाया है। हम जानते हैं आप हमारे घर का कुछ नहीं खाओगी, इसलिए हमने बाहर से आपके लिए मंगवा दिया। ये लीजिए, आप इसे खा सकती हैं। क्या करूं? खा लूं क्या? वैसे भी बहुत तेज भूख लगी है। अरे लेकिन एक बार और बोलो कि माँ जी खा लो, फिर देखो मैं कैसे खाने के लिए झट से बैठ जाती हूँ। माँ जी क्या सोच रही हो? माँ जी आ जाइए ना प्लीज, इन्होंने खास आपके लिए बाहर से खाना मंगवाया है। आप खाना नहीं खाओगी तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो खा ही लेती हूँ। मीना इतना कहकर खुशी से खाने के लिए बैठ जाती है, और जब वो देखती है कि बाहर के खाने में दाल को देखकर तो उसका मुंह ही उतर जाता है। वहीं हिना और अर्शद को बिरयानी खाते देख उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे बेगम जान, कुछ भी कहो, आप बिरयानी तो बहुत अच्छा बनाती हो, खाकर मजा आ गया। बहुत अच्छा बनाया आपने। बेगम जान, हम एक काम करते हैं, माँ जी को ना कमरे में सुला देते हैं, हम गेस्ट रूम में सो जाएंगे। लेकिन वहाँ तो काफी सारा सामान रखा हुआ है, और कुछ सामान आपने ऑफिस का भी वहीं रखा है, वहाँ सोने की जगह ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तो एक काम करेंगे ना, हॉल में सो जाएंगे। और वैसे भी उनकी जगह अगर हमारी अम्मी जान होती तो हम उनको क्या बाहर हॉल में सोने के लिए कहते? नहीं ना, कमरे में ही सुलाते ना, तो फिर वो भी तो हमारी अम्मी जान जैसी है, हम सो जाएंगे हॉल में। हाँ ये ठीक है, माँ जी जब तक यहाँ हैं, उन्हें किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम पूरी रात ध्यान देंगे कि उनको कुछ भी चाहिए होगा तो हम ला कर दे देंगे। मीना खाना तो खा लेती है, लेकिन ना तो सही से उसका पेट भरता और ना ही मन। ऐसे ही रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। मीना को बहुत तेज भूख लगती है, वो उठकर रसोई में जाकर बिरयानी खाने लगती है। बिरयानी खाते हुए उसे धसका लगता है और वो खांसने लगती है। पीछे से हिना आकर उसे हंसते हुए पानी देती है। हिना को अचानक देखकर वो चौंक जाती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। हिना ये सब देखकर हंसने लगती है, और आधी रात में जब अर्शद पानी पीने के लिए उठता है तो वो देखता है कि मीना ठंड से कांप रही है। तभी वो एक कंबल लाकर उसे उड़ा देता है, और अचानक मीना की आँख खुल जाती है। कौन है? कौन है? अरे माँ जी, मैं हूँ अर्शद। मैं पानी पीने जा रहा था तो आपको देखा, आप ठंड से कांप रही थी, तो आपको एक कंबल ओढ़ाने के लिए आया था। मीना सुबह उठकर अपने बेटे को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। वहीं वो अपनी बहन को फोन करती है तो पता चलता है कि वो अपने परिवार के साथ घूमने गई है। ना चाहते हुए भी अब मीना को हिना के साथ उनके घर पर ही रहना पड़ता। हिना और अर्शद मिलकर दोनों उसकी खूब सेवा करते, और अर्शद तो मीना के पैर भी दबाता। तो वही हिना मीना के लिए बाहर से रोज कुछ न कुछ खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान लाती। ये सब देखकर मीना को अपने बेटे और बहू की कमी महसूस नहीं होती। जिसके बाद वो कहती है, सच बताऊं तो ये 7-8 दिन ऐसे निकल गए जैसे ना जाने कब से तुम दोनों को जानती हूँ। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। अरे माँ जी, आप हमारी माँ हो माँ। हमारी अम्मी आपकी जगह होती तो उनके लिए भी तो हम ये करते ना। तो आप भी तो हमारी अम्मी हो, तो आपके लिए कुछ करना ये तो हमारा फर्ज बनता है, तो हमने अपना फर्ज निभाया है। ये सब सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो दोनों को अपने गले से लगा लेती है। तभी इसके बहू और बेटा वहाँ जाते हैं। उन्हें ऐसे देखकर हैरान होकर पूछते हैं, माँ आप यहाँ और ये सब? अरे अरशद भाई, आपने पहले ही इतना एहसान किया है मुझ पर, और अब आप माँ का इतना ख्याल रख रहे हो। अरे भाईजान, अपनों में एहसान कैसा? और वैसे भी ये हमारी माँ है, तो माँ का ख्याल रखने में क्या दिक्कत है? और आप सब बहुत अच्छे हैं। नेहा तो हमेशा मुझे अपनी बहन जैसी समझती है। मुझे तो एक बहन भी मिल गई है। अब हमारा एक बड़ा सा परिवार बन गया है। अरे हीना बहू क्यों नहीं, मेरी तो 2 बहुएं और 2 बेटे हैं। अब जल्दी से बस पोते दे दो। मीना की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो माँ जी, इसी बात पे आज आप सब हमारे घर दावत पे आइए। अरे वाह वाह,
मजा आ गया। बहू, दावत में ना वेज बिरयानी बना लियो। तू क्या ही बिरयानी बनाती है, सच में मजा आ गया था उस दिन खाकर तो। ठीक है माँ जी। ऐसे ही रात हो जाती है। सभी हिना के घर दावत पर जाते हैं, जहाँ तरह तरह के पकवान बने होते हैं और सभी एक साथ उस दावत का मजा लेते हैं और खाना खाते हैं। ये कहानी है सविता की, जो अपनी बहू कोमल और 2 बेटे मयंक और अरविंद के साथ रहती थी। सविता एक खुले विचारों वाली महिला थी, वहीं उसकी बहू कोमल एक कोमल दिल जैसी भोली भाली सीधी सादी बहू थी। सविता अपने परिवार में बहुत खुश थी। अरविंद के कॉलेज के लास्ट एग्जाम इस साल खत्म होने वाले थे। अरविंद की दोस्ती एक सना नाम की लड़की से हुई थी और समय के साथ अरविंद और सना को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन अब मसला ये था कि अरविंद एक हिंदू और सना एक मुस्लिम लड़की थी। अरविंद, अब कुछ महीने बाद आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आप हमारी शादी की बात अपने घर पे कर लोगे ना? हाँ सना, मैं अपने घर में हम दोनों की शादी की बात जरूर करूंगा। अब मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो ये धर्म वर्म में विश्वास नहीं करती। वो तो इंसान की फीलिंग्स को देखती है और उनके लिए तो इंसान का बर्ताव ही उसका धर्म है। और मेरी भाभी, वो तो बहुत अच्छी है, उन्हें तुम्हारे रूप में एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। मेरे भाई भाभी की काफी समय पहले ही शादी हुई है, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं है, तो तुम देखना तुम्हारे आने से वो दोनों भी बहुत खुश होंगे। ठीक है, देखते हैं। ऊपर वाला जो भी करेगा ना, अच्छा ही करेगा। और वैसे भी मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो भी धर्म को नहीं मानती, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, और क्या चाहिए। ऐसे ही समय गुजरता है और अरविंद अपने घर से सना और अपने रिश्ते के लिए बात करता है। उसकी सारी बातें सुनकर सविता कहती है, बेटा मुझे उस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुझे लड़की पसंद है और वो लड़की अच्छी है, तब मेरी तरफ से हाँ है। अरे अरे मम्मी, यू आर सो स्वीट, आप बहुत अच्छी हैं। तो फिर कब लेकर जानी है बारात? अरविंद की बात सुनकर सविता हंसने लगती है। अच्छा बेटा, इतनी जल्दी है तुझे शादी करने की? अरे माँ, एक और बहू आएगी तो आपका भी मन लग जाएगा, फिर आप तीनों मिलकर सबकी चुगलियाँ करना। बस बस, ज्यादा मस्का मत लगा, मैं सब समझ गई हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अरविंद की जॉब एक अच्छी पोस्ट पर एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। वहीं सविता अपने बेटे का रिश्ता लेकर सना के घर जाती है और सना की अम्मी रुखसार से बात जानने और समझने के बाद अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए सना की शादी अरविंद के साथ वो तय कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता है, दोनों की शादी आखिरकार हो ही जाती है और सना बहू बनकर अपने ससुराल आती है। देख बहू, ये तुम्हारा जेठ है और ये तुम्हारी जेठानी। बस हमारी छोटी सी फैमिली है और अब से तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। मैं चाहती हूँ मेरा पूरा परिवार एकजुट रहे, कभी भी अलग ना हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें भगवान हमेशा ही खुश रखे। बहू, तू जैसी भी है ना, हमें वैसे ही स्वीकार है। तू, तुझे बदलने की जरूरत नहीं है। आप सच में बहुत अच्छी हो। आज तो मेरा पहला ही दिन है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सबके साथ कई सालों से हूँ। सच में अम्मी जान, आप बहुत अच्छी हैं। अरे देवरानी जी, हम भी यही हैं, हमें भी देख लो जरा। सभी हंसने लगते हैं और कोमल सना को गले लगाते हुए कहती है, आज से मैं तुम्हारी जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो। बस मुझसे लड़ाई मत करना। सभी मुस्कुराने लगते हैं और सबका इतना प्यार देखकर सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया? अम्मी जान, आप सबका इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे बहू, इसमें रोने वाली क्या बात है? जा, सबके लिए अच्छा सा कुछ नाश्ता बना दे। सना सभी के लिए सभी की पसंद का नाश्ता बनाकर लाती है और सभी उसकी तारीफ करते हुए नाश्ता खाते हैं। तभी सना दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। ये लीजिए चाय। ओहो, ये है तेरी मुस्लिम बहू। देखने में तो सही है, लेकिन बहन देख, हम ना चाय नहीं पी सकते क्योंकि हमें तो तेरी बड़ी बहू के हाथ की चाय ज्यादा पसंद है। अरे पता नहीं तेरी इस बहू ने क्या मिलाया होगा चाय में। आंटी जी, मैं तो बस ये कह रही थी, आप कहो तो मैं तुलसी भी डाल दूं। अरे देख सविता, अपनी बहू को आते ही रंग ढंग दिखाने लग गई अपने। अरे मेरी बहू ने कुछ कहा ही नहीं है। अरे आंटी जी, इसमें चाय पत्ती, चीनी और दूध डाला है। अगर आप कहो तो इसमें थोड़ा सा वो भी मिला दूं। अरे हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है तेरी बहू की चालाकियाँ। मैं तो जा रही हूँ, चाय पत्ती लेने आई थी मैं तो, लेकिन कोई नहीं, अब मैं सीमा के घर से ही मांग लूंगी। विमला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर बहुत हंसती है।
अरे अच्छा ही हुआ ये चली गई। रोज रोज कुछ ना कुछ सामान मांगने आ जाती है ये भिख मंगी गई की। हमेशा मेरा दिमाग खाने आ जाती है। अम्मी जान, आज सुबह ही भाभी जान ने मुझे इनके बारे में सब कुछ बता दिया था। अरे बहू मजा ही आ गया उसे ऐसे किलसते हुए देखकर। ऐसे ही सभी ने घर में एक पार्टी रखी थी, लेकिन खाना बनाने वाला बावर्ची एंड मौके पर आने से मना कर देता है और पार्टी शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे और एंड मौके पर और कोई बावर्ची भी नहीं मिला, जिस वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। अरे अब क्या होगा? एंड मौके पे बावर्ची ने भी मना ही कर दिया आने के लिए। अरे माँ जी, इतने सारे लोगों का खाना मैं कैसे बना पाऊंगी अकेले? आप सब परेशान मत होइए, हम सभी मेहमानों के लिए अकेले खाना बना लेंगे। बस भाभी जान, आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन ये सब तुम कैसे कर पाओगी? अरे हम सब कर लेंगे, आप हम पे यकीन तो रखिए। सना की बात मानकर सविता उसे खाना बनाने की इजाजत दे देती है। सना और कोमल दोनों मिलकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सभी मेहमान और अरविंद के दोस्त घर पर आना शुरू हो जाते हैं। सभी खाना शुरू करते हैं और अरविंद का दोस्त अमन कहता है, आयला मजा आ गया। अरे क्या स्वाद है, लाजवाब है, मजेदार है। आहा वाह वाह। ए भाई, किसने बनाया है? अब बावर्ची को बुला, अभी उसके हाथ चूम लूं। अरे रे रे, कितना स्वादिष्ट है। अब यार ये सब खाना किसी बावर्ची ने नहीं बल्कि तेरी भाभी ने बनाया है। देख वो खड़ी तेरी भाभी। आयला भाभी जितनी सुंदर है ना, खाना तो उससे भी ज्यादा अच्छा बनाती है। मजा आ गया खाकर। शुक्रिया यार, सना परफेक्ट बीवी है मेरी। यार बात तो ना सही है। विमला को सना के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो सना या उसकी सास के सामने इस बात से इनकार नहीं करती। सभी खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सविता कहती है, सच में मेरी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा खाना बनाया उन्होंने कि सभी के सब तारीफ ही करते रहे। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो सना का कमाल था। मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की थी और कुछ नहीं किया। अरे भाभी जान, आप तो सारा का सारा क्रेडिट मुझे ही दे रही हो। अगर आप नहीं होती तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए आप भी पूरे पूरे हकदार हो इस तारीफ के। कुछ ही दिनों बाद एक शीतल नाम की एक औरत सविता के घर का पता ढूंढते हुए विमला के घर आती है और जाकर सविता के घर के बारे में पूछताछ करती है। क्या काम है आपको सविता से? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है अमन, वो अपने दोस्त की पार्टी में आए थे, तो उन्होंने अपने दोस्त की पार्टी में बने खाने की इतनी तारीफ की कि मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैं कल के लिए अपने स्टाफ का खाना उन्हीं से बनवाने का ऑर्डर लाई हूँ। क्या आप बता सकती हैं उनका घर कौन सा है? मैं उन्हें ऑर्डर के पूरे 20,000 देने को तैयार हूँ। क्या 20,000? अरे मजा ही आ जाएगा, मिल जाएगा तो। क्यों ना इससे ऑर्डर लेकर मैं सविता की बहू से खाना बनवा लूं। उसे ना कम पैसे देकर बाकी पैसे ना अपने पास रख लूंगी। अरे हाँ हाँ, वो सारा खाना ना मेरी बहू ने ही बनाया था। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं सही जगह आई हूँ, लेकिन हाँ पहले मुझे एक प्लेट डेमो चाहिए आज शाम तक। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो जाएगा। ओके, फिर मैं शाम को आती हूँ। सविता अपनी बालकनी पर खड़ी विमला की सारी बातें सुन लेती है और विमला सविता के घर आती है। सविता, मुझे ना आज तुझसे बहुत अर्जेंट काम था। हाँ बोलना, क्या काम है तुझे? वो ना मेरे बेटे ने ना सबको कंपनी में ना एक शानदार पार्टी के लिए कहा है, और लेकिन तू तो जानती है ना, पार्टी में तो खाना ही मेन होता है और तेरी बहुओं को तो बहुत अच्छा खाना बनाने आता है। तो तू अपनी बहू से कहकर मेरे बेटे की कंपनी के लिए खाना बनवा देगी ना? इसके बदले ना मैं तेरी बहुओं को 6,000 रुपए दे दूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे मेरी छोटी बहू हाथ का खाना पसंद नहीं है। तेरे बेटे का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन तो मैंने ऐसी मजाक में कह दिया था। प्लीज सविता, मेरा ये काम कर दे, मेरे बेटे की इज्जत का सवाल है। अरे तू फिक्र मत कर, मैं अपनी बहू को बोल दूंगी, वो तेरे लिए खाना बना देगी। ठीक है, तो आज शाम को ना एक खाने की प्लेट का ना डेमो दे दियो, ताकि मैं अपने बेटे को टेस्ट करवा सकूं। वो क्या है ना, वो तो उस दिन पार्टी में आया नहीं था। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुएं ये देखकर हैरान रह जाती हैं। तभी उनकी सास उन्हें सारी बातें बताते हुए बहुत हंसती है और धीरे से अपनी बहू के कान में कुछ कहती है। अरे समझ गए ना तुम दोनों, जैसा मैंने कहा है ना तुम्हें, वैसा ही करना है बिल्कुल। जी माँ जी, ठीक है। ऐसे ही शाम हो जाती है। सना खाना बनाकर तैयारी कर लेती है और विमला खाना लेकर आती है। तभी शीतल उसके घर पहुँच जाती है। दिखाइए कहाँ है आपका डेमो।
ये लीजिए। ये खाना देखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपकी बहू ने। तो ठीक है, फिर कल दोपहर तक मेरे वर्कर आकर सारा खाना ले जाएंगे। और ये रही आपकी पेमेंट। पैसे देखकर तो विमला की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। विमला सविता के घर जाकर खाने का ऑर्डर दे देती है और अगले दिन दोपहर तक खाना बनकर तैयार हो जाता है। शीतल के वर्कर आकर खाना ले जाते हैं और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। खाना इतना बेस्वाद था कि एक लड़का मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है ये? इसमें टेस्ट नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। ये कैसा खाना बनाया है? मैडम जी, ये खाना खाने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? इतना वाहियात खाना हम नहीं खाएंगे। इस तरह की बातें सुनकर शीतल को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से में कार से विमला के घर पहुंच जाती है और विमला को लगता है कि शायद शीतल उसका शुक्रिया अदा करने आई है। अरे आइए आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। कहाँ है तुम्हारी बहू? बुलवाना उसे बाहर। कैसा खाना बनाया है उसने? खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। मेरे सारे वर्कर खाने के लिए भूखे बैठे हैं और ऊपर से अब सबका मूड खराब हो चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो आपने टेस्ट किया था, तब तो आपको बहुत पसंद आया था, और अब अचानक से? वो सब कुछ मुझे नहीं पता। मेरे सारे के सारे पैसे अभी के अभी वापस करो और वो सारा खाना कैसे भी करके सही करो, वरना मेरे साथ फ्रॉड करने के चक्कर में मैं तुम्हें पुलिस से गिरफ्तार करवा दूंगी और फिर तुम और तुम्हारी बहू चक्की पीसते रहना जेल में। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? मेरे लालच के चक्कर में सब कुछ उल्टा हो गया। अरे वो सारे पैसे तो मैंने कल ही शॉपिंग में खर्च कर दिए थे, और अब मैं क्या करूं? अब मैं इसे पैसे लाकर दूं तो दूं कैसे? इतना कहकर शीतल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोते हुए विमला सविता के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है और अपनी गलती की माफी मांगते हुए बहुत रोती है। तभी सविता भी विमला को सारी बातें बता देती है। अरे ठीक है, बस कर। तू चुप हो जा। तेरा सारा सच ना मैं पहले से जानती हूँ। उस दिन तेरी जो भी बातें थी ना, वो मैंने बालकनी से सुन ली थी। तभी मैंने तुझे सबक सिखाने का सोचा। तभी मैंने ये जानबूझ के किया था। मुझे माफ कर दे सना बहू, तू ना सच में बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं आंटी जी, अभी सबसे पहले हमें उनके ऑफिस जाकर सारा खाना सही करना पड़ेगा। चलिए आप सब। सभी शीतल के ऑफिस पहुंच जाते हैं और जहां जाकर विमला शीतल को सारी बातें बताती है, जिसके बाद सना के खाने के टेस्ट को वापस अच्छा बनाने के लिए अपना सीक्रेट मसाला डालती है और उससे खाने का टेस्ट वापस आ जाता है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। सबको खाना इतना पसंद आता है कि सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं और विमला सभी से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगती है। सुमित और नसीम अपने परिवार के साथ एक ही जगह एक ही गांव में रहते थे। सुमित और नसीम बचपन के गहरे दोस्त थे। हमेशा एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। ऐसे एक दिन सुमित गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला लेता है। ये बात सुनकर नसीम बहुत उदास हो जाता है। अरे यार, कैसा दोस्त है तू मुझे छोड़ के जाएगा? अपने यार को छोड़ के जाएगा? अरे तेरे बिना कैसे रहूंगा? यार, शहर जाना मेरी मजबूरी है। अभी बच्चे भी छोटे हैं और मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है। शहर में मेरे चाचा का लड़का रहता है। उसने कहा कि वो मेरी मदद कर देगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तू जा, तेरे आने का इंतजार करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तू अपना ख्याल रखना। ऐसे अगले दिन सुमित नसीम से विदा लेकर अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। सुमित और नसीम एक दूसरे से बात करके एक दूसरे का हालचाल ले लिया करते थे। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ सुमित का बेटा अविनाश और नसीम की बेटी रुखसार बड़े हो जाते हैं। एक दिन अचानक नसीम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रुखसार रोते हुए सुमित को फोन करके सारी बात बताती है। तभी अगले दिन सुमित अपने बेटे अविनाश के साथ असीम से मिलने के लिए गाँव आता है। तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तू तो मुझे कुछ बताएगा नहीं, लेकिन मेरी बेटी रुखसार है ना, इसने मुझे फोन पर सारी बातें बताई। काफी समय से तेरी तबीयत खराब चल रही है। अरे यार, मैंने सोचा तुझे क्या ही परेशान करूं। हाँ, बस रहने दे। अरे वाह, हमारी रुखसार तो बहुत बड़ी हो गई है। हाँ यार, इसी की चिंता सताती रहती है मुझे। इसकी माँ तो बचपन में छोड़ के चली गई और अब मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि
कब शरीर से आत्मा निकल जाए कुछ ठीक नहीं, लेकिन इसका क्या होगा, इसी बात का गम सता रहा है मुझे। नसीम इतना कहता ही है कि अचानक उसके सीने में एक तेज दर्द उठता है और रुखसार घबराकर रोने लगती है। तभी नसीम कहता है, भाई सुमित, अब मेरा वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूँ। मेरी बेटी को अपनी बेटी समझियो और इसका ध्यान रखियो। इतना कहते ही नसीम एक लंबी सी सांस लेता है और दुनिया को अलविदा कह देता है। वहीं रुखसार फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित और अविनाश की आंखें भी नम हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुमित रुखसार को अपने घर ले आता है और उसकी रजामंदी से अपने बेटे की शादी उसी से करवा देता है। रुखसार अपना मुस्लिम कल्चर ही रखती है और किसी को भी इस बात से कोई ऐतराज भी नहीं होता। ऐसे ही सभी एक साथ बहुत खुशी खुशी रहते हैं। हम सच में बहुत लकी हैं जो आप मुझे मिले और अम्मी अब्बा मिले। आप सब मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम भी तो बहुत अच्छी हो रुखसार। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अचानक अविनाश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और इसके कारण अब अविनाश चलने लायक नहीं रह पाता। मेरे कारण घर का सारा बजट बिगड़ चुका है, लेकिन समझ नहीं आता मैं क्या करूं। डॉक्टर ने भी कोई काम करने से मना कर दिया है और कुछ समय तक मैं चल भी नहीं सकता और पापा की भी उम्र नहीं है कि वो कोई काम कर सके। कैसे घर चलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र मत करो, हम कुछ न कुछ सोचते हैं। सुबह के समय रुखसार सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। वहाँ आते समय वो देखती है कि हर तरफ जॉब करने वाले लड़के लड़की ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी एक लड़की कहती है, अरे यार, अब तू ही बता, जॉब करने वाले आखिर करे तो क्या करे। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। इतनी सुबह सुबह खाना कौन बनाएगा। खाना बनाने में तो वैसे ही मौत आती है। यहाँ कोई आसपास ढाबा भी नहीं है जिससे हमारा पेट भर सके। रुखसार अपने घर जाकर अपने पति से ये बात बताती है। सुनिए, आज हम मार्केट गए थे तो मैंने देखा वहाँ सभी काम पर जाने वाले लोग सुबह सुबह जल्दबाजी में खाना नहीं बना पाते और कुछ लोग तो नाश्ता करके बस काम पर चले जाते हैं। तो क्यों ना मैं सोच रही हूँ कि हम आलू पूरी सब्जी बनाकर बेचना शुरू कर दें। इससे लोग अपना पेट भी भर लेंगे और अच्छे से खा भी लेंगे और जिसे ऑफिस में लंच के लिए पूरी पैक करवानी है तो वो पैक करवा कर ले जाएगा। इस काम से हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लेकिन ये सब करोगी कैसे तुम? अरे मैं सब कर लूंगी, बस आप मुझे सपोर्ट करना, मना मत करना प्लीज। रुखसार अविनाश को समझाते हुए अपनी बात मनवा लेती है। उसका ऐसा काम के प्रति जोश देखकर उसके सास ससुर भी हाँ कर देते हैं। रुखसार सेविंग के रखे पैसों से काम शुरू करती है और पहले एक छोटे से ठेले से शुरुआत करती है। अरे आपके आलू पूरी तो बहुत टेस्टी है, सच में मजा ही आ गया। आपको पता है हम यहाँ पीजी में रहते हैं और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है जो सुबह सुबह अच्छा बना के खा सके। कभी समोसा खाते, कभी कचौरी खाते, जिसके कारण पेट भी खराब हो जाता है और कई बार तो तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन आपका ये हेल्दी खाना देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अरे शुक्रिया आपका। आपको पूरी सब्जी का स्वाद अच्छा लगा, ये सुनकर मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। एक दो दिन तो रुखसार की कोई खास बिक्री नहीं होती, लेकिन आलू पूरी जैसे ही कोई सब्जी खाने आता है तो रुखसार की तारीफ करते नहीं थकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक के बाद एक रुखसार के ठेले पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। सभी को उसके हाथ का टेस्ट बहुत पसंद आता है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अरे बहू, सच में मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गया। इस मुश्किल समय में तूने जैसे घर को और बाहर दोनों को संभाला है ना, ये काम तो बस मेरी बहू ही कर सकती है। अरे तो बहू किसकी है? अरे बहू तो मेरी है, लेकिन बहू से पहले ये मेरी बेटी है। बेटा क्या करूं, तेरा ये बाप तो इस हालत में भी नहीं है कि कुछ कर सके और अब अविनाश भी। अरे पापा जी, आप क्यों चिंता करते हो? जब आपने मुझे अपनी बेटी माना है तो आप मुझ पर भरोसा रखिए। अब तो काम भी अच्छा चल रहा है और काफी लोग ठेले पर आकर पूरी सब्जी खाते भी हैं। अगले दिन सुबह रुखसार के ढाबे पर एक आदमी आलू पूरी की सब्जी खाने आता है। अरे बहन जी, एक प्लेट पूरी तो दे दो आलू की सब्जी के साथ। ठीक है भाई साहब, अभी लगाती हूँ। अरे भाई साहब, पागल वागल हो क्या? तुम मेरी प्लेट में क्यों खा रहे हो? अपनी प्लेट लगवाओ ना, बड़ा ही अजीब आदमी है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है,
अरे बहन जी, एक प्लेट लगा दो। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये पैसे देंगे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? पैसे? मैं क्यों दूंगा पैसे? अरे भाई साहब, आपने ही तो कहा था अपनी प्लेट लगवा लो। अरे तुम दिमाग से पैदल हो क्या? दिमाग से नहीं हूँ, लेकिन साइकिल से पैदल हूँ। देखो, वो साइकिल मेरी खड़ी है, पैदल चलकर लेके आया हूँ। अगर मैं बैठ के आता तो बेचारी वो साइकिल थक जाती ना। हे प्रभु, ये इंसान तो लगता है बिल्कुल ही खिसका हुआ है। अरे बड़े ही बेशर्म आदमी हो तुम। जाओ उस लड़की की प्लेट में खा लो। हटो यहाँ से, पागल इंसान। इतना कहकर वो आदमी उस लड़की की प्लेट में खाने लगता है। तभी गुस्से से वो लड़की उसे एक थप्पड़ मारती है। अरे ये क्या बदतमीजी है। अरे वो भाई साहब ने कहा था कि मैं आपकी प्लेट से खाऊं। ये सुनकर अब तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। रुखसार जैसे तैसे उन्हें वहाँ से समझाकर भेज देती है। ऐसे ही कुछ देर बाद कामिर नाम का गुंडा आता है। चल बहुत हो गया, चल हफ्ता निकाल। बहुत लगा ले फ्री में ठेला, चल पैसा निकाल। देखो आमिर भाई, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना ठेला चलाती हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हर हफ्ते आपको पैसे दूं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आमिर से जुबान लड़ाए। हफ्ता निकाल, हफ्ता। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या मतलब पापा जी? बेटा इतने समय से जो भी पेंशन रुकी हुई थी, आखिरकार आज वो आ गई है। और आज मेरा एक दोस्त घर आया था, उसने मुझे बताया कि उसका एक ढाबा था जो काफी समय पहले उसके पिताजी चलाते थे। उनके जाने के बाद से रमेश ने वो ढाबा बंद कर दिया था, क्योंकि वो ढाबा उससे चला ही नहीं। इसलिए मैंने उस ढाबे को किराए पर लेने की बात की है। अब तू उस ढाबे को चलाएगी। ये सुनकर रुखसार बहुत खुश होती है और अगले दिन सुमित रमेश से ढाबे की बात करके उस पुराने ढाबे को किराए पर ले लेती है और सभी मिलकर उस ढाबे की साफ सफाई करते हैं। ऐसे अगले दिन रुखसार उस ढाबे पर आलू पूरी की सब्जी, छोले चावल और रोटी और मिक्स सब्जी बनाकर बेचना शुरू करती है कि एक लड़की उसके ढाबे पर नाम देखकर रुक जाती है। अरे ये नाम तो बड़ा यूनिक है, मुस्लिम बहू का वेज ढाबा। एरिया चल हम ट्राई करके आते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। रिया और वो लड़की दोनों उसके ढाबे के अंदर बैठ जाते हैं। हाँ जी मैम, क्या चाहिए आपको? अरे आप तो वही हो ना, आलू पूरी वाली। आप तो ठेला चलाती थी। हाँ मैं वही हूँ। अब मैंने ठेला छोड़कर ये ढाबा खोल लिया है। बस आप ऐसे ही आते रहिएगा और दुआ करिए कि मेरा ढाबा बहुत अच्छा चलने लगे। अरे क्यों नहीं, आपके हाथ में तो जादू है सच में। आप ऐसा करो, छोले चावल की 2 प्लेट लगा दो। दोनों लड़कियां अपना खाना ऑर्डर करती हैं, जिसके बाद रुखसार के हाथ के छोले चावल उन्हें बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे करके रुखसार के ढाबे पर सुबह सुबह लोग आना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन तक ढाबा कम चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका ढाबा भीड़ से भरने लग गया था। हर रोज सुबह रुखसार के ढाबे पर खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती। अब उसके सास ससुर भी उसकी इस काम में मदद करने लगे थे। अरे मियाँ, ये क्या बेच रही हो तुम? वेज खाना, हर भूखे पेट की पुकार, मुस्लिम वेज ढाबा। अरे मियाँ, ऐसी बात है क्या? लगा दो फिर इसी बात पर वेज खाना। आज तो खाना खाकर हफ्ता लेने जाऊंगा। अरे वाह मियाँ, क्या बढ़िया बनाया है, मजा आ गया। सुबह तो बिरयानी खाता हूँ मैं, पर ये भी खाना बहुत अच्छा लगा मुझे। उस दिन के लिए माफ करना जो उस दिन परेशान किया मैंने आपको। अरे भाई समझ के माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं आमिर भाई, उस दिन की वजह से आज ये ढाबा खोल पाई हूँ मैं। लेकिन मैंने आपके साथ उस दिन बहुत गलत किया था। मैंने आपकी मजबूरी भी नहीं समझी और आपका ठेला हटवा दिया। उसके लिए माफ कर दो बहन। अरे अरे कोई बात नहीं, बहन भी बोलते हो और सॉरी भी कहते हो। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। वहीं रुखसार का ढाबा बहुत जोरों शोरों से चलने लगा था। हर आदमी काम पर जाने वाला, ऑफिस जाने वाले लड़के लड़कियाँ सबसे पहले रुखसार के ढाबे पर खाना खाते और फिर काम पर जाते। अब तो अविनाश की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। एक दिन सुबह रुखसार ढाबे पर जाते हुए देखती है कि कुछ बच्चे ठंड में भूखे प्यासे ठेले वालों से खाने की भीख मांग रहे हैं। उन्हें देखकर रुखसार को बहुत दया आती है। बेचारे बच्चे कैसे खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। अरे बहू, क्या हो गया? किस सोच में पड़ गई? कोई बात हो गई क्या? अम्मी, आज आते हुए मैंने कुछ गरीब बच्चों को खाने के लिए भीख मांगते हुए देखा। वो सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं अम्मी। मैं सोच रही हूँ ऊपर वाले ने आज हमारा इतना साथ दिया है, तो क्यों ना उन बच्चों के लिए
और उनके जैसे बच्चों के लिए खाना डोनेट करने का काम शुरू करूं। बहू, ये तूने बहुत अच्छा विचार सोचा है। और हाँ, जब देने वाला मालिक है तो डरने की क्या बात। तू पूरे मन से ना ये काम कर, मालिक है ना। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मालिक हमेशा नेक बंदों के साथ ना अच्छा काम करता है और उनका साथ भी देता है। ठीक है अम्मी। रुखसार, आज हमारी जो भी हालत है ना, सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होती तो भगवान ही जाने क्या होता हमारा। वैसे एक बात कहूँगा, जो गरीब बच्चों की मदद की सोची है ना तुमने, बहुत अच्छी सोच है। तुम लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुहानी, अब हम ना इंडिया में रहेंगे और हाँ, तुम्हें ना एडजस्ट करना होगा। लेकिन दिनेश, मुझे इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं वहाँ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? अरे तुम चिंता मत करो, माँ और मोनिका तुम्हें सब सिखा देंगी। तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिनेश कुछ सालों पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गया था, जहां उसे सुहानी नाम की लड़की से प्यार हो गया था। सुहानी के परिवार वाले वैसे तो इंडियन थे, पर सुहानी कभी इंडिया नहीं आई थी और उसे ना ही यहाँ के खाने के बारे में कुछ पता था। वो यहाँ के रहने सहने से भी अनजान थी। अब दिनेश सुहानी को अपने देश वापस ले आता है। सुहानी का उसके ससुराल में बहुत धूमधाम से स्वागत होता है। सुहानी की ननंद मोनिका हाथों में फूल लिए, सास पूनम आरती की थाली लिए दिनेश और सुहानी की आरती उतारते हैं और सास कहती है, सुहानी बेटा, बहुत सुना है दिनेश से तुम्हारे बारे में। आज से तुम इसी घर की बेटी हो। वाह भैया, आपकी पसंद तो बहुत कमाल की है। अब बातें ही करते रहोगे या अंदर भी आने दोगे? वाह बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ तू जो इसे यहाँ ले आया। अरे माँ, अब तो ये हमेशा यहीं रहेगी और आपको जितना देखना है अपनी सुंदर बहू को, आप देखती रहना। भाभी, आप चलिए, मैं आपको ना हमारा घर और आपका कमरा दिखाती हूँ। आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी। अरे घर बाद में दिखाती रहना, पहले इन दोनों को नाश्ता करा दो। हाँ मम्मी जी, बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने ही घर पर आने की जल्दी में कुछ नहीं खाया। हाँ माँ, खाना लगा दो। पूनम के कहने पर मोनिका अपनी भाभी सुहानी और भाई दिनेश को अंदर ले जाती है और उनका नाश्ता कराती है। नाश्ते में मोनिका चाय पराठे लाती है, जिस पर सुहानी मोनिका से कहती है, ये क्या है मोनिका? अरे भाभी, आपको ये नहीं पता, ये ना चाय और पराठे हैं। चाय पराठे? हमारे यहाँ तो नाश्ते में सैंडविच खाते हैं या फिर बिस्किट। भाभी, आप एक बार ना चाय पराठे को खाकर देखो, आप तो सैंडविच भूल ही जाओगी। सुहानी, सच बताना, इसी बात का डर था ना तुम्हें, हाँ, कि यहाँ के खाने पीने के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ दिनेश, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे जल्दी ही सब समझ आ जाएगा। चलो चलो, बाद में बात कर लेना, अब खाना खा लो जल्दी से। पूनम के कहने पर सुहानी पराठे को एक तरफ से मोड़कर चाय में डुबोकर खाती है। ऐसा वो मोनिका को देखकर कर रही थी। दिनेश उसे देखकर हंसता है। सुहानी को चाय और पराठे बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है, यम्मी, ये तो बहुत ज्यादा यम्मी है मोनिका, मुझे अब रोज यही खाने हैं। हाँ, क्यों नहीं भाभी, ये तो हम सुबह शाम खाते हैं। इतना बोलकर सभी लोग नाश्ता करने लग जाते हैं। नाश्ता करने के बाद मोनिका सुहानी को अपना पूरा घर दिखाती है। अब शाम को मोनिका अपनी माँ पूनम के पास आती है, जहाँ सुहानी भी बैठी होती है और मोनिका अपनी माँ से कहती है, माँ ये बताओ रात के खाने में क्या बनेगा? अरे मुझसे क्या पूछ रही है, अब तो भाभी से पूछ कि खाना बनेगा क्या घर में, क्योंकि अब सब कुछ उसकी पसंद का बनेगा। मम्मी जी, मुझे चाय के साथ पराठे ही खाने हैं। मुझे सुबह बहुत पसंद आए थे, मैंने पहली बार ही इतने टेस्टी चाय पराठे खाए हैं। मोनिका, एक काम कर, रात में ना तू सबके लिए आलू के पराठे और चाय बना दे। ठीक है माँ, मैं बना देती हूँ। मोनिका, इसे अपने जैसा बना ले और हाँ, खाना पीना सब सिखा दे। हाँ भाई। इतना कहकर मोनिका वहाँ से चली जाती है। दोनों सास बहू आपस में बात करती है, जहाँ पूनम सुहानी से कहती है, और बताओ सुहानी बेटा, घर में कैसे हैं सब? मम्मी पापा और सब कैसे हैं? मम्मी जी, सब ठीक है। आप ये बताइए कि मोनिका की शादी कब कर रही हैं आप? अरे बेटा, मैं तो बताना भूल गई थी, कुछ महीनों बाद मोनिका की शादी है। तुम्हारे आने की खुशी में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब मोनिका भी अपने ससुराल चली जाएगी, तो अब तुम्हें ही घर संभालना होगा। धीरे धीरे खाना बनाना सीख लो बेटा अब। ठीक है मम्मी जी, मैं कर लूंगी। पूनम, ओ पूनम, क्या बात हो गई? अरे विदेश से बहू ले आई, तो इसका मतलब तू हमें भूल जाएगी क्या? अरे चमेली बहन, आप आइए आइए। वो दिनेश बेटे ने शादी कर ली थी और कुछ टाइम पहले ही आए हैं दोनों। हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ, ना तो इसने अपनी बहू की मुंह दिखाई में बुलाया,
और न ही ये बताया कि बहू दहेज में क्या क्या लेकर आई है। ये दहेज क्या होता है मम्मी जी? अरे ना राम राम किया, ना ही नमस्ते किया। अरे तेरी बहू कुछ विलायत से सीख कर नहीं आई क्या? सुहानी बेटा, चमेली आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी जी। ये दहेज क्या होता है? क्या लाना था मुझे? क्या कोई खास तरह की चीज होती है क्या ये? हाँ हाँ, जब नई नवेली बहू की शादी होती है ना, तो वो अपने साथ ना बहुत सारा सामान लेकर आती है। जैसे कि फर्नीचर्स के सामान लेकर आती है, गहने लाती है और बहुत सारे गिफ्ट्स, साड़ी वगैरह सब लेकर आती है। और हाँ, गाड़ी, पैसे, बहुत कुछ लेकर आती है, ऐसी ऐसी चीजें। है ऐसा भी क्या? हाँ बहू, ऐसा ही है। अब ये बता, तू क्या लेके आई है? अरे चमेली, तू क्या ही बात लेकर बैठ गई? हमने अपनी बहू से कुछ नहीं मंगवाया। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे बेटे ने कुछ कमी नहीं रखी अपने घर में। सुहानी बेटा, तू जा अपने कमरे में आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी। सुहानी अपने कमरे में चली जाती है और पूनम चमेली को यहाँ वहाँ की बातें करके वहाँ से भेज देती है। अब रात के खाने का समय होता है। सभी लोग खाने के टेबल पर आते हैं और कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तभी मोनिका चाय और आलू के पराठे लाती है, जिन्हें देखकर दिनेश कहता है, अपने घर आने का ना अलग ही मजा है। कितना अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है। अरे भैया, आप इतने टाइम बाद आए हो ना, तो सारा खाना ऐसे ही मिलेगा। और भाभी को ये पसंद है ना, इसीलिए आलू के पराठे बनाए हैं, वो भी चाय के साथ। अच्छा ठीक है। इतना कहकर सब चाय पराठे खाने लगते हैं। सुहानी को ये पराठे और चाय बहुत पसंद आते थे। अगले सुबह दिनेश सुहानी को कहता है, सुहानी सुनो ना, एक काम करो, जाके सबके लिए नाश्ता तुम बनाओ। और हाँ, इस बात का ना माँ को पता चलेगा ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि उनकी बहू ने पहली रसोई में ना अपने हाथों से कुछ बना के उन्हें खिलाया है। पर दिनेश, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं क्या बनाऊं? बताओ आप ही। तो एक काम करो ना, मोनिका होगी किचन में, उसे देखो और सीख लो। ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना कहकर सुहानी हाथ मुंह धोकर किचन में जाती है, जहाँ पर मोनिका सभी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। तभी सुहानी मोनिका से कहती है, यार मोनिका, मुझे चाय पराठा बनाना सिखाओ ना, मुझे भी ये सब सीखना है। अरे चिंता क्यों करती हो भाभी, अभी तो आप नई नई हो, तो इसलिए मेरे हाथ का खा लिया करो। लेकिन बाद में ना, मैं भी बाकी लड़कियों की तरह आप पर हुक्म चलाऊंगी। क्यों नहीं, मुझे ये सब बनाना आ जाए। हाँ हाँ, आ जाएगा धीरे धीरे। इतना कहकर मोनिका चाय और पराठे बनाने लगती है। सुहानी उसे देख देख कर सीखती है। मोनिका चाय पराठे के साथ आलू की सब्जी और बाकी सब कुछ भी बना लेती है, पर सुहानी की दिलचस्पी तो बस चाय पराठों में थी, इसलिए वो बाकी सभी चीजों पर ध्यान नहीं देती। अब सब नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए होते हैं। सुहानी सभी के लिए नाश्ता लाती है और फिर एक बार चाय पराठे देखकर पूनम कहती है, अरे बहू, ये क्या, फिर से चाय पराठे? हाँ मम्मी जी, ये आज मैंने मोनिका के साथ मिलकर बनाए हैं। जरा खाकर तो बताइए कैसा बना है। हाँ ठीक है। अरे वाह, तू तो बड़ी जल्दी सीख गई। पूनम के इतना कहने के बाद लोग अपना नाश्ता खत्म करते हैं। अब तो घर में हर वक्त चाय पराठे ही बनते रहते। सुहानी को तो ये इतने पसंद आ चुके थे कि वो तीनों वक्त बस यही खाती रहती। न जाने उसे भी इतना क्यों स्वाद आ रहा था। पूनम और मोनिका भी सुहानी को नहीं टोकती। शुरुआत में वो अपनी बहू के लाड प्यार में इतने सारी चीजें कर दिया करती, क्योंकि वो उन्हें बड़े चाव से खाती थी। लेकिन जब हमेशा यही होता रहा, तो अब दिनेश ने भी उसे टोक दिया। सुहानी, क्या हो गया है तुम्हें? सुबह खिलाती हो चाय पराठा, दोपहर खिलाती हो चाय पराठा, शाम भी खिलाती हो चाय पराठा, और रात को खाना मांगो तो भी चाय पराठा। अरे यार, कुछ अलग बना दिया करो यार। ये चाय पराठा खा खा कर मुझे चाय पराठे से नफरत हो जाएगी। अरे बस करो यार, कभी कुछ अच्छा बना दो, कभी हमारे पसंद का बना दो। अरे कुछ और ट्राई तो करो। दिनेश, मुझे ये इंडियन डिश बहुत पसंद है और ये तो बहुत हेल्दी भी है ना। इसमें तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो शरीर में किसी तरह की प्रॉब्लम दे। इतने में दिनेश की मां पूनम कमरे से चिल्लाते हुए सभी को बुलाती है। पूनम की आवाज सुनकर सुहानी और दिनेश जल्दी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पूनम अपना पेट पकड़कर बैठी है और जोर जोर से कहती है, मर गई दैया, मर गई, बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। माँ क्या हुआ आपको? बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी दूसरे कमरे से मोनिका के भी चिल्लाने की आवाज आती है। माँ, भैया, भाभी, जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो। मोनिका के इतना बोलते ही सुहानी के पेट में भी दर्द हो जाता है और वो भी कहती है, ओह माय गॉड, ये एकदम से मुझे क्या हो गया? मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हो क्या रहा है? अरे करूँ तो क्या करूँ?
एक काम करता हूँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ। इतना कहकर दिनेश जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाता है और तीनों को एक ही जगह बैठा देता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और एक एक करके चेक करके दिनेश को बताता है। ज्यादा परेशान मत होइए, इन लोगों के बस पेट में गैस बन गई है, जिसके कारण इनके पेट में दर्द होने लगा। लगता है इन तीनों ने बहुत खट्टा मीठा खा लिया है, वो भी एक साथ। जैसा आपने बताया ये लोग चाय पराठे ज्यादा खाते हैं, तो हो सकता है उसी के वजह से हुआ हो। क्योंकि कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था जो यही खाता था और इसी कारण उसके कब्ज हो गया और उसकी मौत हो गई। अगर वो लापरवाही नहीं करता और पराठे चाय छोड़ देता तो उसकी मौत नहीं होती। क्या सच में? जी हाँ, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपकी हालत उतनी भी खराब नहीं हुई है। बस आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए, ये रोज चाय पराठा कम कर दीजिए। और वैसे भी हर रोज एक चीज ही खाने से वो चीज नुकसान ही करती है। डॉक्टर साहब क्या ही बताऊं, हमारी बहू हमारे देश में रही नहीं है, वो बाहर से आई है। और वो जब आई तो उसने चाय पराठा खाया पहली बार, तो उसे इतना पसंद आया कि वो वही खाती रहती है हमेशा। और वो तो अब हमें भी बनाकर खिलाती है। वो मुझे लगा था कि ये बहुत हेल्दी है, तो इसे खाने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं तो बस खाती रही और इन्हें भी खिलाती रही। देखिए, माना चाय पराठा बहुत हेल्दी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई चीज हमें खानी नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी चीज हेल्दी उतनी होती है जो कि लिमिट में हो सके। कुछ भी ज्यादा खाओगे पियोगे तो दिक्कत तो होनी है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी और मोनिका जी, मेरी वजह से आप दोनों को भी ये बीमारी हो गई। अब मैं कभी भी चाय पराठे नहीं खाऊंगी और ना ही आप लोगों को खिलाऊंगी। नहीं बेटा, अगर तुझे पसंद है तो तू खा सकती है, पर कभी कभी, हमेशा नहीं। अब तो तू समझ गई होगी रोज खाना कितना खतरनाक हो सकता है। अरे सुहानी, चाय पराठा छोड़ दो, मोनिका से ना कुछ और बनाना सीख लो। अरे बाकी सभी ना खाओगी ना तो पसंद आएगा। अरे हमारे देश में ना सब कुछ अच्छा बनता है। अरे बिहार का देख लो, लिट्टी चोखा खाने में ना ऐसा लगता है मजा आ जाता है। और साउथ का इडली सांभर, आय हाय क्या बात है उसकी। मुंबई का वड़ा पाव, दिल्ली के छोले भटूरे और भी बहुत कुछ है यार खाने को। यार उन सबको बनाना सीखो, ट्राई करो, खाओ, मस्त रहो और हमें भी मस्त रखो यार। अब देखो तुम, हमारे देश में ना लोग सब कुछ खाते हैं। अब दूसरी जगह क्या खाते हैं? वही सलाद, वही उबली हुई सब्जियां। अरे क्या मिलता है उससे? सीधी सीधी बात कहूंगा, खा के देखो, फिर बनाना सीखो और फिर बनाओ। अरे मजा आएगा यार। मैं आप सभी की बात बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। अब मैं सभी तरीके का खाना खाया करूँगी। अब सभी की बात सुहानी को अच्छे से समझ आ जाती है। उस दिन के बाद से सुहानी सिर्फ कभी कभी ही नाश्ते में चाय पराठे बनाती है।